गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का सेमेस्टर 3 में स्वागत है और मैं आज आपके लिए CC 12 जिसमें इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी है सिलेबस में, उससे संबंधित आपको हम यूनिट 1 से पहला ई कंटेंट देने जा रहे हैं। आज के ई कंटेंट में हम लोग जानेंगे कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी या औद्योगिक समाजशास्त्र इसका अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, और साथ ही साथ हम लोग इसके ओरिजिन, डेवलपमेंट वगैरह के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए इस नए विषय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को मालूम है कि औद्योगिक समाजशास्त्र एक शाखा है व्यापक समाजशास्त्र की, और ये मुख्य रूप से औद्योगिक समाज के अर्थात उद्योगों में लगे लोगों के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करती है। और इस प्रकार यह एक विशेषीकृत या स्पेशलाइज्ड सोशियोलॉजी है। आप सब समझ गए होंगे कि ये स्पेशलाइज्ड सोशियोलॉजी है। और इसमें जो पहला शब्द है इंडस्ट्रियल, ये शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द इंडस्ट्रिया से ओरिजिनेट हुआ है। इंडस्ट्रिया INDUSTRIA से ओरिजिनेट हुआ है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्किलनेस या कुशलता, अथवा टू लेबर या श्रम करना या उद्यम करना। सामान्य अर्थों में इंडस्ट्रियल शब्द को फैक्ट्री या उससे संबंधित कामों के लिए इंडस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात द प्लेस वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल शब्द एक व्यापक अर्थ या लार्ज मीनिंग रखता है, जिसमें न सिर्फ मशीनें शामिल होती हैं वरन वहाँ उससे जुड़े हुए व्यक्ति जैसे कि श्रमिक, मैनेजर, ऑनर इत्यादि भी सम्मिलित होते हैं। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी शब्द जो है वह इंडस्ट्री को एक सामाजिक संगठन के रूप में या सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखने का प्रयास करता है, तथा उसी रूप में उसको अध्ययन करने का भी प्रयास करता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक सिचुएशन या कंडीशन को इंडिकेट करता है जहां उससे संबंधित सभी इकाइयां पूर्व निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित होती हैं तथा फंक्शनल होल का निर्माण करती हैं। इकाइयों में प्रमुख हैं जैसे मशीनें, श्रमिक, प्रबंधक, यूनियन, नॉर्म्स, वैल्यूज, रूल्स, रेगुलेशन तथा उसका फंक्शनल बेसिस पर इंटर रिलेशनशिप। ये सारा का सारा यूनिट्स जो हैं वह सबके सब अपने अपने यथास्थान रह करके अगर औद्योगिक संरचना को मेंटेन करने में अपनी प्रकार्यात्मक या सकारात्मक भूमिका अदा कर रही होती हैं, तो ऐसे कंडीशन को जो है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन की दशा कह सकते हैं। और यही कंसेप्ट हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन में भी लागू करते हैं, जहां समाज को निर्माण करने वाली इकाइयां अपने अपने स्थानों पर रह करके समाज को मजबूती देने में, समाज को नियंत्रित करने में, समाज को प्रोग्रेसिव बनाने में अपनी भूमिका अदा करती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जिस तरह से समाज जो है वह एक कंडीशन को या एक सिचुएशन को इंडिकेट करता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल टर्म है, उसी तरह से इंडस्ट्री को भी जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी स्टडी करता है वह एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अध्ययन करता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये औद्योगिक समाजशास्त्र जो है यह शाखा या विषय कब और कैसे उद्भव हुआ या कब और कैसे इसने प्रसार पाया, इसका एक्सपेंशन हुआ। तो हम लोग को एक शब्द याद रखना होगा, दैट वह है औद्योगिक क्रांति या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसका जो पीरियड माना जाता है सामान्यतः 1780 से लेकर के 1830 अर्थात 50 वर्ष की अवस्था जो है वह यूरोप में औद्योगिक क्रांति की अवस्था मानी जाती है। और इस अवस्था में खास तौर पर हम देखेंगे कि वहाँ मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ, ऑटोमेटिक मशीनों का। ऑटोमेटिक मशीन का मतलब जिसमें मानव श्रम का इस्तेमाल कम होता है और दूसरी ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल अधिक होता है, जैसे कि भाप की शक्ति का। आपको मालूम है इसी पीरियड से कुछ ही समय पहले जेम्स वाट ने लोकोमोटिव पावर या भाप की शक्ति का खोज किया था
और भाप चालित इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और फिर उसके बाद जो है वह कल कारखाने सारे जो थे उस जमाने के, जो मानव श्रम और पशुओं के श्रम पर आधारित थे, वो सबके सब जो हैं वो रूपांतरित हो गए भाप की शक्ति के आधार पर, और इससे उनको गति मिली, उसका उत्पादन बढ़ा और कारखानों का साइज बड़ा हो गया। कारखाने स्थानीय के साथ साथ बाहर के देशों की जरूरत को पूरा करने के लायक हो गए। लेकिन ये सारी बातें तो सकारात्मक है, लेकिन इसका कुछ न कुछ नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा, जिसमें कि स्लम्स का डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक गंदी बस्तियों का विकास हुआ, गांवों से शहरों में पलायन बढ़ा, और जो शोषण की स्थिति है वह भी बढ़ी, जिसमें खास तौर पर कोई श्रमिक कानून न होने की वजह से काम के घंटों को लंबा किया जाता था, और वो कोई मजदूरी फिक्स नहीं थी, मनमाने ढंग से काम लिया जाता था। तो एक तरह से देखें कि ये विकास जो हुआ, इस तरह का खास विकास जो है वह कई तरह की समस्याओं को भी जन्म दिया, और उसने न सिर्फ सोशियोलॉजी को बल्कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के भी जन्म में सहायक साबित हुआ। तो कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने औद्योगिक नगरीकरण के साथ साथ एक नवीन प्रकार के समाज, संगठन, मानसिकता तथा जीवन शैली को भी विकसित किया। औद्योगिक क्रांति के ही फलस्वरूप उद्योगों के अंदर अनेक प्रकार की संगठनात्मक समस्याएं भी उठ खड़ी हुई। औद्योगिक नगरों में नई प्रकार की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कुसमायोजन या माल एडजस्टमेंट संबंधी समस्याएं बढ़ने लगी। सबसे पहले मनोवैज्ञानिकों द्वारा इंग्लैंड में उद्योगों के अंदर के औद्योगिक संबंध और समस्याओं पर अध्ययन किया जाना शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत में समाजशास्त्रियों तथा के द्वारा उद्योगों का अध्ययन एक संगठन के रूप में किया जाना प्रारंभ हुआ। 20वीं सदी के शुरुआत में इसका व्यवस्थीकरण, जो स्टेबलाइजेशन कहा जाता है, वह प्रारंभ हुआ तथा इसे समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में धीरे धीरे मान्यता मिलनी प्रारंभ हो गई। स्टूडेंट्स, एक नाम है, याद रखिएगा, जॉर्ज एल्टन मायो। जॉर्ज एल्टन मायो, स्पेलिंग लिख लीजिए GEORGE, एल्टन ELTON MAYO। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्हीं को माना जाता है फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। जॉर्ज एल्टन मायो को फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी माना जाता है। इनका जन्म 1880 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, लेकिन बाद में वे अमेरिका में बस गए। यहीं पर 1929 तक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, में इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष के पद पर काम करते रहे। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जिसके कारण औद्योगिक समाजशास्त्र जो है वह मान्यता प्राप्त करने में कामयाब हुआ। इसमें इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रयोग था उसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंट इन फिलाडेल्फिया मिल, मतलब फिलाडेल्फिया कारखाने में किया गया प्रयोग। और दूसरा जो था इनका एक प्रयोग था वह था हाथोर्न प्रयोग। ये प्रकाश पर आधारित हाथोर्न प्रयोग था। और तीसरा जो इनका इम्पोर्टेंट है वह है द रिले असेंबली टेस्ट रूम परीक्षण। हम इन तीनों में से कुछ को आपके सामने डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। सारा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ को जानने की जरूरत है जिसे हम सबसे ज़्यादा आपको बल दे रहे हैं। वो फिलाडेल्फिया मिल का प्रयोग। आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा भी जा सकता है कि फिलाडेल्फिया मिल का जो प्रयोग था वो किसके द्वारा किया गया था, कौन थे जो इस प्रयोग को करने वाले थे। तो आप याद रखिएगा कि इसके करने वाले जो थे वह जो फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी एल्टन मायो थे। 1923 में एल्टन मायो ने फिलाडेल्फिया के एक कारखाने में एक खास तरह का रिसर्च किया, और ये कारखाना था एक टेक्सटाइल मिल था जिसमें सूत बनाया जाता था। सूत मतलब थ्रेड, और वहाँ पर कपड़े का भी निर्माण किया जाता था। लेकिन इन्होंने इस स्पिनिंग मिल का जो कारखाना था उसमें उसके एक डिपार्टमेंट में जो खास तौर पर धागे
और उसका गट्ठर बनाने का वाला विभाग था, उसमें खास तौर पर एक रिसर्च किया था। चूंकि कारखाने के मालिक ने बताया था कि इस विभाग में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, यहाँ पर जो है करीब करीब जो है वह 4 गुना संख्या में श्रमिकों को रखना पड़ता है, क्योंकि जो श्रमिक हैं वो लगातार जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं या अनुपस्थित हो जाते हैं, जिससे कि उनका काम अफेक्टेड होता है, और जिसकी वजह से जो है आप इसमें अपने ज्ञान का, अपने सोशियोलॉजिकल ज्ञान का, अपने साइकोलॉजिकल ज्ञान का और आप इस्तेमाल करिए, आपको अनुमति दी जाती है। और आप जो है हमारे यहाँ के देखिए कि क्या त्रुटि है, श्रमिकों की क्या समस्याएं हैं जो हमारे यहाँ वो काम छोड़ करके चले जाते हैं, और जिससे हमको बराबर नया रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। और तो एल्टन मायो ने वहाँ एक गहराई के साथ रिसर्च किया, कारणों को समझा, उसके पीछे जिम्मेदार कारकों को फाइंड आउट किया, और उसमें जो है वो कई सुधार जो है वो किए, और इसके कुछ ही समय के बाद उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया, और 4 ही महीने के अंदर जो है वो दिखाई पड़ा कि वहाँ जो प्रोडक्शन है वह 80% जो है वह बढ़ गया, और कोई हड़ताल नहीं हुई, और पाया गया कि श्रमिकों के अंदर जो है उत्साह बढ़ रहा है। और इसी अध्ययन को के आधार पर उन्होंने कई जनरलाइजेशन या सैद्धांतिकरण किए, और इन्हीं सैद्धांतिकरणों के आधार पर इनको जो है एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजिस्ट के रूप में मान्यता मिली। तो इनका जो निष्कर्ष था वह यह था कि एक कारखाने में श्रमिक व्यक्तिगत हैसियत से काम नहीं करता, बल्कि सामूहिक हैसियत से काम करता है। याद रखिएगा कि इनका फाइंडिंग था कि एक कारखाने के अंदर श्रमिक व्यक्तिगत हैसियत से नहीं काम करके सामूहिक हैसियत से काम करता है। माने उसको अपने चाहे लाख अच्छा हो, लेकिन कारखाना के अंदर जैसा सब लोग करता है उसी के हिसाब से जो है वो अपना व्यवहार करता है। दूसरा इनका फाइंडिंग्स था कि श्रमिकों में सामूहिकता की भावना काफी अधिक होती है, अतः उनको संगठित करके रखना बहुत ही आसान है। 1924 से 27 में इन्होंने वह एक और जगह पर प्रयोग किया। हाथोर नाम के जो है स्थान पर जो है एक इलेक्ट्रिक कारखाना था, उसका पूरा नाम था कारखाने का हार्थोन वर्क्स ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। और यहाँ पर इन्होंने लाइटिंग सिस्टम, जो प्रकाश की व्यवस्था और उसका काम पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, उसका गहराई और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया। और इन्होंने इस बात को एकदम बिल्कुल एग्जामिन किया, एक प्रयोग करके एग्जामिन किया कि क्या प्रकाश व्यवस्था और उत्पादन व्यवस्था के बीच कोई सीधा संबंध पाया जाता है। और इनका जो निष्कर्ष था वह बिल्कुल एक्यूरेट तो साबित नहीं हुआ, परफेक्ट तो साबित नहीं हुआ, लेकिन कुछ झलक मिली, इनको झलक मिली कि इन दोनों के बीच रिलेशंस जो है वो पाया जाता है। वो अच्छी प्रकाश व्यवस्था वाले कमरे में उन्होंने पाया था कि दूसरे कमरों की तुलना में वहाँ पॉजिटिव माहौल पाया जाता है, और उत्पादकता तो नहीं बढ़ी लेकिन पॉजिटिविटी बढ़ी, इतना इनका उसमें निष्कर्ष उन्होंने फाइंड आउट किया था। तो उत्पादकता के साथ लाइटिंग का बहुत क्लोज रिलेशन तो नहीं पाए, लेकिन अन्य कारकों के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन इन्होंने देखा। तो यह इनका दूसरा प्रयोग था, और यह भी इनको वह पूरी दुनिया में स्थापित करने में मदद किया था। हम कुछ और इनकी किताबों के नाम जान लें। एल्टन मायो चूँकि फादर ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी थे, तो इनकी किताबों का नाम हमको जानना चाहिए। तो इनकी किताबों का नाम है द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ये किताब 1933 में छपी थी, ये इनकी पहली पुस्तक थी। और फिर एक और किताब, बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन इनकी आखिरी किताब भी इम्पॉर्टेंट है, द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये 1945 में छपी, और ये दोनों किताबें आप नाम याद रखेंगे।
और एल्टन मायो के काम से प्रभावित होकर के कुछ और विद्वानों ने औद्योगिक संबंधों का अध्ययन किया। इसमें नाम आता है सर विलियम मैथर का। आप दूसरा नाम याद रखिएगा, ये सब अधिष्ठाता लोग हैं, फाउंडर्स हैं। सर विलियम मैथर ये 1893 में मैनचेस्टर के मैथर प्लांट औद्योगिक संस्थान में रिसर्च किया था। यह शोध मुख्यतः काम के घंटे और उत्पादकता के बीच के संबंधों की व्याख्या से संबंधित था। मतलब ये जानने का प्रयास किए थे कि काम का घंटा के बढ़ाने घटाने से क्या उत्पादकता पर असर पड़ता है या नहीं। उत्पादकता का मतलब होता है कि काम, एक श्रमिक के उत्पादन करने की क्षमता, उसको उत्पादकता कहा जाता है। तो क्या काम के घंटे के बढ़ाने और घटाने से एक श्रमिक के उत्पादन करने की क्षमता पर उसका असर कोई पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है, उससे संबंधित इन्होंने प्रयोग किया था और यह भी एक माइलस्टोन साबित हुआ। एक और विद्वान का नाम आपको याद रखना चाहिए, इनका नाम था H.M. वर्नोन, VERNON। इन्होंने 1914 में उत्पादन में कमी तथा मोनोटोनी के बीच संबंध स्थापित किया था। मोनोटोनी का मतलब होता है उदासीनता, काम के प्रति जो है उदासीनता की जो भावना है, या उबना जिसको कहते हैं। मोनोटोनी शब्द जो है वह उबना, मतलब एक काम को करते करते जैसे आदमी उब जाता है, तो क्या यह उसके उत्पादन को कम कर देता है। तो इसके बीच में इन्होंने कोरिलेशंस एस्टैब्लिश करने का काम किया था और इनका भी जो अध्ययन था वह बहुत महत्वपूर्ण है और इनके काम के रिजल्ट के आधार पर जो है वह बाद में काम का घंटा को जो रीशेड्यूल किया गया था। शुरू में 54 घंटा प्रति सप्ताह का ड्यूटी लगता था, उसको बाद में घटा करके 48 घंटा कर दिया गया था और पाया गया कि 6 घंटा काम करने के बाद भी उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि एक सीमा से ज़्यादा आदमी से काम नहीं लिया जा सकता। माने काम का घंटा को बहुत लंबा भी रख दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ये नहीं हो सकता। और इनका ये प्रयोग इंग्लैंड का था। ये मैनचेस्टर एक जगह का नाम है, इंग्लैंड के एक सिटी का नाम है मैनचेस्टर। वहीं के मैथर नाम के प्लांट में, इंडस्ट्रियल जो प्लांट था उसमें इन्होंने प्रयोग किया था। और फिर बाद में इसके कारण ब्रिटेन की सरकार ने बहुत जगह पर काम के घंटा को निर्धारित किया और काम के घंटा को 54 से घटा करके 48 कर दिया। और इस तरह से इनका प्रयोग जो है वो श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने में बहुत अहम भूमिका अदा कर पाया। हम एक और वह अध्ययन की बात करेंगे, ये भी औद्योगिक समाजशास्त्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। वह था कि एक किंग्सले डेविस, ये नाम इम्पॉर्टेंट है। किंग्सले डेविस जो है उन्होंने इन शोध कार्यों की महत्ता को समझा था कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वह अध्ययन कार्य किया जाना चाहिए और वहाँ काम की दशाओं को बेहतर बनाया जाना चाहिए। और इस कारण से इन्होंने एक सजेशन दिया था कि इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित न रहे बल्कि सोशियोलॉजी के पाठ्यक्रम में भी इसको स्थान दिया जाए। इसकी खास तौर पर वकालत की थी। आप सबको मालूम है कि किंग्सले डेविस एक सोशियोलॉजिस्ट थे, बहुत बड़े अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। और इन्होंने जब सजेस्ट किया कि इसको सोशियोलॉजी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए तो ये कोई कम बड़ा बात नहीं था। और इन्हीं के सुझावों पर जो है पेंसिल्वेनिया स्टेट कॉलेज, पेंसिल्वेनिया यूएसए का एक जगह है, तो वहाँ का स्टेट कॉलेज में इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी को सिलेबस में स्थान वो मिला था लगभग 1930-40 के बीच में। लेकिन 1946 तक अमेरिका में यह जो इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी ब्रांच था, जो सोशियोलॉजी का ब्रांच था, वह पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो गया।
तो हमने अभी आपको एक शॉर्ट में कहानी बता दी आपको कि कैसे कैसे इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी का विकास हुआ। तो आपको हम समझते हैं कि अभी तो शुरुआत है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे, किताबों को लेंगे, तो आपको इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी के लिए मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ, और फिर अगले ई कंटेंट में हम इसके आगे कुछ और बातें बताएंगे। तो अभी इसको बार बार सुनिए, समझने का कोशिश करिए, और फिर क्लास में प्रॉब्लम आप ला करके दीजिए, तो हम आपकी ज़्यादा बेहतर मदद कर पाएंगे। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। गुड बाय।